हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा छठा लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 6th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या पढ़ा एंड आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूं अबाउट सर्विसेज, अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, इनके क्या फीचर्स है, ये हमने बहुत डिटेल में समझा है। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस सर्विसेज। तो सर्विस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस को मैंने डिटेल में आपको बताया है एंड गुड्स से इसका क्या डिफरेंस है ये भी हमने समझा है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं। तो सर्विसेज 3 टाइप की होती है, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। तीनों को हमने डिटेल में समझा है। एंड उसके बाद हम लोग बिजनेस सर्विसेज जो हैं एक एक करके, जितनी भी बिजनेस सर्विसेज हैं एक एक करके अब हम लोग पढ़ रहे थे। जिसमें जो बैंकिंग सर्विसेज है हमने सबसे पहले पढ़ा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, उनका मतलब, कितने टाइप के बैंक होते हैं, तो हमने देखा 4 टाइप के बैंक होते हैं। एंड फिर हमने बैंक जो है उसका बैंकिंग सर्विसेज के जो फंक्शंस हैं वो हमने डिटेल में समझा। ई बैंकिंग के बारे में क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्या बेनिफिट है, ये सब डिटेल में समझा है। एंड इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस सर्विस के बारे में। इंश्योरेंस क्या होता है, इसके फंक्शन क्या है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में, एंड इंश्योरेंस का जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में समझाया था। एंड आज जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना, 7 प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस के 7 प्रिंसिपल हैं, वो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है। और एक बात बता दूं, ये जो 7 प्रिंसिपल है इस इंश्योरेंस सर्विस, ये जो टॉपिक है इसके जो 7 प्रिंसिपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें हम 7 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। एंड उसके आगे हमें लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये सब डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आज के लेक्चर में हम इंश्योरेंस के प्रिंसिपल को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, वो रूल रेगुलेशन जो इंश्योरेंस के केस में फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस जो कंपनीज होती हैं या जिसने भी इंश्योरेंस लिया है, या जो इंश्योरेंस कंपनी है, देखिए 2 पार्टीज होती है ना, एक होता है इंश्योर्ड जिसने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, एक इंश्योरर वो कंपनी जिसने इंश्योरेंस दिया है, ठीक है। तो इन दोनों ही पार्टी को जो बेसिक रूल रेगुलेशन, जो सिद्धांत जो फॉलो करने होते हैं ना, वो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये 7 कह लीजिए प्रिंसिपल हैं इंश्योरेंस के। और इन 7 प्रिंसिपल में सातों ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी इन पर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, प्लस सातों प्रिंसिपल लिखने के लिए भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये सातों प्रिंसिपल के नाम क्या है बता दे रही हूं। सबसे पहला है अटमोस्ट गुड फेथ, दूसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तीसरा है इंडेमनिटी, नेक्स्ट इज मिटिगेशन, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट इज सेब्रोगेशन, अगला है प्रॉक्सिमेट कॉज, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7 प्रिंसिपल है और अब इन 7 प्रिंसिपल को एक एक करके हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें पहले प्रिंसिपल से। तो पहला प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। तो ये प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस का है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड मतलब जिस पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, चाहे उसने गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है, मकान का लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, जो भी, ठीक है। तो ये जो इंश्योर्ड है जिसने इंश्योरेंस लिया है, प्लस ये जो इंश्योरर है, इंश्योरर मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, मैंने ऐसे हट टाइप बना दिया है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों जो है दे शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपस में इनके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो अग्रीमेंट हुआ है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, ये दोनों को क्या है, गुड फेथ डिस्प्ले करना चाहिए। गुड फेथ मतलब भरोसा, विश्वास होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने अग्रीमेंट में, जो इनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं दोनों ही पार्टीज, वो कह लीजिए एक फेथ के साथ, एक सही फेथ के साथ वो इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। एक तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए और वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। दोनों पार्टीज के लिए एप्लीकेबल है।
तो अटमोस्ट गुड फेथ, ये जो पहला प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो इंश्योर्ड है, जिसने इंश्योरेंस लिया है, जो इंश्योर्ड है, उसके लिए जरूरी है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको पूरी तरीके से फुल्ली एक्यूरेटली डिस्क्लोज करे इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, उससे जो इंश्योर्ड है उससे जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है, ठीक है, उसने अगर सपोज करो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उससे जो जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि आपकी एज क्या है, आपको पहले से कोई डिजीज तो नहीं हुआ, अभी रिसेंटली कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, स्मोकिंग तो नहीं करते, ड्रिंकिंग तो नहीं करते, तो जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी गई है वो ये फुल्ली डिस्क्लोज करें। ठीक है, तो ये इंश्योर्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक, और जो कंपनी है उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है इंश्योरेंस की, ठीक है, जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसमें हर चीज प्रॉपरली लिखी हो। मतलब ऐसा ना हो कि बाद में जब क्लेम लेने के टाइम, जब ये जो इंश्योर्ड है क्लेम लेने के टाइम जब कंपनी के पास पहुंचे तो कंपनी बोले कि ये क्लॉज तो था ही नहीं, ठीक है, ये क्लॉज इसमें कवर ही नहीं हो रहा है। तो जो कुछ भी है, ठीक है, इस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, दैट शुड बी प्रॉपरली डिस्क्लोज, वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए। तो ये इंश्योरर जो कंपनी है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो अटमोस्ट गुड फेथ, ये जो प्रिंसिपल है ये यही कहता है कि दोनों पार्टीज को, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दोनों पार्टीज को एक दूसरे पे फेथ दिखाते हुए जितनी भी इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन इनसे मांगी जाए, जो इंफॉर्मेशन इनसे मांगी जाए, वो मतलब प्रॉपरली ईमानदारी के साथ उन्हें डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक, और एक बात और है कि अगर सपोज करिए ये जो इंश्योर्ड है, ठीक है, इसने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी, ठीक है, फेल्योर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट, यानी ये अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहा है तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि जब ये क्लेम लेने के लिए जाए ना, तो ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ इंश्योरर, इंश्योरर यानी जिस कंपनी ने इंश्योरेंस किया है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी को वॉइड भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। क्यों? इस बेसिस पे क्योंकि इंश्योर्ड ने अपने बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, सपोज करिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया, इंश्योर्ड ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और उसने अपनी एज ही गलत बता दी। ठीक है, एज गलत बताई, या ऑलरेडी उसको कुछ डिजीज पहले से चल रहा था, उसने उसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो उस केस में अगर कोई आगे क्लेम लेने की बात आती है तो ये जब इंश्योर्ड पहुंचेगा कंपनी के पास क्लेम लेने के लिए, तो फिर कंपनी के सामने तो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, पुराने भी रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, तो वो उस केस में, और एज भी अगर उसने गलत बताई है तो एज तो सही बाद में पता चल जाएगी, तो उस केस में कंपनी के पास पूरा डिस्क्रिशन है कि इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वो वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है, अगर इंश्योर्ड ने अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, अटमोस्ट गुड फेथ, यानी दोनों पार्टी को फेथ एक दूसरे पे दिखाते हुए सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। ठीक, दूसरा दूसरा जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि जो इंश्योर्ड है, ये जो पर्सन है इंश्योर्ड है, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस लिया है इंश्योर्ड है, ही मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ थिंग और लाइफ इंश्योर्ड। इस पर्सन ने जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया है, अगर सपोज को इसने कार का इंश्योरेंस कराया है या बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया है, तो इसका इंटरेस्ट होना चाहिए इन प्रिजर्विंग दैट थिंग, यानी उस चीज को, या अगर लाइफ है तो लाइफ को प्रिजर्व करने में इसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, कि वो उसको सुरक्षित रखे, इसमें इसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर कार इंश्योरेंस करा लिया है तो अब मैं कार को लॉक किए बिना मतलब रखूं, क्योंकि मैंने तो कार का इंश्योरेंस करा लिया है ना, अगर चोरी हो गई तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। या कार को मैं मिस हैंडल करूं, या अगर मैंने किसी बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है तो मैं बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट आ रहा है पर मैं उस पर ध्यान न दूं क्योंकि मैंने तो बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया हुआ है, आग लग गई तो कंपनी पे करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट यही कहता है कि जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इन प्रिजर्विंग दैट थिंग, यानी जिस भी चीज का इंश्योरेंस कराया उसको सुरक्षित रखने, उसको प्रिजर्व करने में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड एक बात और है कि जो इंश्योरेंस होता है ना, वो मकान का, या अगर मरीन इंश्योरेंस के केस में शिप का या मशीन का, या कह लीजिए लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता है। बेसिकली इंश्योरेंस किस चीज का होता है? पिकूनियर इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड। अब इसका क्या मतलब है? पिकूनियर इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड, यानी जो इंश्योर्ड है, ये जो पर्सन है ना, इसका पिकूनियर इंटरेस्ट जो होता है उसका इंश्योरेंस एक्चुअली में होता है। ये बात बहुत खास है कि एक्चुअली में किसी मकान, दुकान या मशीन या इन सब का इंश्योरेंस नहीं होता है। बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी है वो किस चीज का इंश्योरेंस करती है? वो करती है पिकूनियर इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड। ये जो इंश्योर्ड है उसका जो पिकूनियर इंटरेस्ट है ना, बेसिकली उसका इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये पिकूनियर इंटरेस्ट ये क्या चीज है?
तो देखिए पिकूनियर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, देखिए ये जो वर्ड है पिकूनियर, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल। पिकूनियर मतलब फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड, धन से रिलेटेड चीजें, यानी ऐसी चीजों का इंश्योरेंस होता है कि अगर उसका नुकसान हो जाए तो ये जो इंश्योर्ड है ना, इसको फाइनेंशियल लॉस हो। ठीक है, जैसे मतलब कि अगर मैंने कार इंश्योरेंस लिया है तो कार का अगर नुकसान हो जाएगा, कार डैमेज हो जाएगी, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा, कार में आग लग जाएगी, कार का कुछ नुकसान हो जाएगा, तो मेरे पे फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली फर्क पड़ना चाहिए, तभी ऐसी चीज का इंश्योरेंस होता है। बिल्डिंग है, बिल्डिंग का लॉस हो जाएगा तो इस इंश्योर्ड पे फाइनेंशियली फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, तो ऐसी ही चीजों का इंश्योरेंस होता है, तो उसी को कहते हैं पिकूनियर। पिकूनियर मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी अगर उसका लॉस हुआ तो इस पे फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ना चाहिए, मतलब होना, अगर पड़ रहा है तभी ऐसी चीजों का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब सम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पिकूनियर इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसी चीजों का इंश्योरेंस होता है कि अगर उनका लॉस हुआ तो जो इंश्योर्ड है उस पर फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़े, तो ऐसी ही चीजों का इंश्योरेंस होता है, तो वही है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल। कम टू थर्ड प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल क्या है, तीसरा प्रिंसिपल है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी मतलब होता है कंपनसेशन। इंडेमनिटी कंपनसेशन, या कह लीजिए हिंदी में कहेंगे कि हानि पूर्ति करना। अगर कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी पूर्ति करना, या कोई नुकसान है उससे सुरक्षा करना, दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि जो इंश्योरर है, ये जो कंपनी है इंश्योरर, ये कंपनसेट करता है इंश्योर्ड को फॉर द लॉस कॉज टू हिम या हर ड्यू टू डैमेज या डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल कहता है कि ये जो इंश्योर्ड है, ठीक है, इसकी जो भी प्रॉपर्टी, अगर इसने मकान का, दुकान का इंश्योरेंस कराया है तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी डैमेज हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको कंपनसेट करती है। ठीक है, कंपनसेट करती है मतलब जो भी हानि हुई है इसकी पूर्ति करती है, कंपनसेट करती है इसके लॉस को। ठीक, इंडेमनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। और ये जो कंपनसेशन पे किया जाता है, या जो लॉस ये सफर किया है, इंश्योर्ड जो लॉस सफर किया है, या जो कंपनसेशन पे किया जाता है, इसको पैसे के टर्म में मेजर किया जाता है। पैसे के टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में ये इसको पे करती है। और अब एक बहुत खास बात है कि ये जो इंडेमनिटी प्रिंसिपल है ना, ये फायर इंश्योरेंस हुआ, मरीन इंश्योरेंस हुआ, उन सब केसेस में एप्लीकेबल है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में नहीं है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, ये लाइफ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। बाकी ये मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के केस में ये प्रिंसिपल लगता है इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर लॉस होता है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये इसको क्या करती है, कंपनसेट करती है, जो भी लॉस हुआ है इंश्योर्ड का। ठीक है, कार इंश्योरेंस या मकान इंश्योरेंस में जो भी लॉस हुआ है इसको ये कंपनसेट करती है, तो दैट इज कॉल्ड इंडेमनिटी प्रिंसिपल। ठीक, तो 3 प्रिंसिपल हो गए हैं, अभी 4 प्रिंसिपल और बाकी हैं। ठीक, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्चुअली काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे कवर कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख, मतलब नवंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल एंड सेकंड चैनल, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, तो अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे मैं ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं कवर कर चुकी हूँ। बट खास बात है कि ये आज की तारीख तक है, नवंबर 2023 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफी और नए सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, नवंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, और चैनल अगर मेरा नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल, तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मैं अपने चैनल से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट डालती रहती हूँ। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड जो वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रिंसिपल पर। चौथा प्रिंसिपल क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉज। चौथा प्रिंसिपल क्या है, प्रॉक्सिमेट कॉज। तो ये प्रॉक्सिमेट, देखिए प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होता है, निकटता ना, पास की जो चीज हो, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, तो वहीं से वर्ड है प्रॉक्सिमेट। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है कि देखिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि जो भी कंपनसेशन, जो इंश्योरेंस कंपनी, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है
देखिए ये हो गया इंश्योर्ड, ये हो गया इंश्योरेंस कंपनी और ये हो गया इनका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन, अगर लॉस हो गया तो कंपनसेशन देगी इंश्योर्ड को, अगर जो लॉस हुआ है वो इन इन रीजंस के कारण हुआ है जो डिफाइंड है इस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपको इंश्योरेंस लेते हैं तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है ना, डॉक्यूमेंट मिलता है, तो उसमें डिफाइंड होता है कि अगर लॉस हुआ, जैसे अगर गाड़ी का लॉस हो रहा है, गाड़ी कार का इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, तो अगर किन किन कारणों से अगर लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, तो वो यहाँ पे लिखा होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि कंपनसेशन दिया जाएगा ओनली फॉर सच लॉसेस, यानी केवल उन्हीं नुकसान के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा विच आर कॉज बाय पेरिल्स। पेरिल मतलब जो भी रिस्क, जो भी डिफाइंड है पॉलिसी में, इस डॉक्यूमेंट में जो भी रिस्क, जो भी पेरिल्स डिफाइंड है, उन्हीं की वजह से अगर लॉस हुआ तो इन इंश्योर्ड पर्सन जो है मिस्टर एक्स को पेमेंट होगा। ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमिटी, फिर आप सोच रहे होंगे ये प्रॉक्सिमेट कॉज का यहाँ पे क्या मतलब है। तो प्रॉक्सिमेट कॉज का यहाँ पे ये मतलब है कि देखिए ऐसा तो नहीं, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो अगर लॉस हुआ तो वो एक ही कारण से हुआ। सपोज करिए कोई कार थी, उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, इसके ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा रीजन हो इस एक्सीडेंट के। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ लॉस इज रिजल्ट ऑफ टू और मोर कॉजेस। सपोज करिए कोई कार का एक्सीडेंट हुआ, ये कार इंश्योर्ड थी, ठीक है, और इसका एक्सीडेंट एक से ज्यादा कारण से हुआ। ठीक, तो एक से ज्यादा कारण क्या हो सकता है, कार एक्सीडेंट हुआ तो एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद जो ड्राइवर था वो ड्रंक था, या कार बहुत स्पीड में थी, या थर्ड पार्टी की गलती हो, कोई सामने दूसरी कार हो उसकी गलती हो, इस कार की गलती ना हो। तो कारण बहुत हो सकते हैं ना। तो प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है, प्रॉक्सिमेट कॉज कहता है कि सबसे प्रॉक्सिमेट मतलब सबसे नियर का जो कॉज होगा, कारण होगा इस कार के एक्सीडेंट का, सबसे प्रॉक्सिमेट जो कारण होगा, कॉज मतलब कारण, प्रॉक्सिमेट मतलब नियर, जो सबसे प्रॉक्सिमेट जो कॉज होगा वो मोस्ट डोमिनेंट होगा एंड मोस्ट इफेक्टिव कॉज वही माना जाएगा। ठीक है, एंड वही माना जाएगा कि वही इस लॉस का कारण है। ये बात समझ में आई, प्रॉक्सिमेट मतलब नियर, कॉज मतलब कारण। तो कार का एक्सीडेंट एग्जाम्पल है कि कार के एक्सीडेंट का कारण ये तीन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से, हाई स्पीड की वजह से, ड्रंक ड्राइवर था उसकी वजह से। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कारण माना जाएगा, जो सबसे प्रॉक्सिमेट है, जो सबसे नियर है, वही डोमिनेंट माना जाएगा, वही इफेक्टिव माना जाएगा, और वही रीजन माना जाएगा कि लॉस का यही कारण है। और अगर डॉक्यूमेंट में वो कारण डिफाइंड है कि इस कारण से अगर नुकसान हुआ तो कंपनसेट किया जाएगा, तो अगर ये डिफाइंड है तभी जो इंश्योर्ड है उसको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, तो यही है प्रॉक्सिमेट कॉज। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं सबरोगेशन। सबरोगेशन, सबरोगेशन, ठीक है, ये अगला प्रिंसिपल है सबरोगेशन। ये वर्ड थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं समझाऊंगी आपको इजीली, इसीलिए मैंने बहुत एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और अभी मैं बताऊंगी बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए सबरोगेशन का हिंदी में बात करें तो सबरोगेशन का मतलब होता है प्रस्थापन करना। अब ये कुछ ज्यादा हिंदी हो गई, बहुत टेक्निकल हिंदी होगी ना, प्रस्थापन करना। तो चलिए और इजी मैं करती हूँ। सबरोगेशन का मतलब है कि एक क्रेडिटर की जगह दूसरे क्रेडिटर को सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज सबरोगेशन। ठीक, अभी मैं आपको समझाती हूँ एग्जांपल के साथ, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए सबरोगेशन बेसिकली इंश्योरेंस के टर्म में इस वर्ड को यूज किया जाता है, सबरोगेशन। तो ये जो सबरोगेशन है ये राइट देता है किसको, इंश्योरेंस कैरियर को। इंश्योरेंस कैरियर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट देता है कि वो लीगली परस्यू कर सकती है थर्ड पार्टी को दैट कॉजेज द इंश्योरेंस लॉस टू द इंश्योर्ड। ये बात समझ में आई। ये जो सबरोगेशन है ये राइट देता है इंश्योरेंस कंपनी को कि ये थर्ड पार्टी को, ठीक है, लीगली परस्यू कर सकती है, यानी थर्ड पार्टी पे लीगली परस्यू कर सकती है इन केस इस थर्ड पार्टी की वजह से जो इंश्योर्ड है उसका लॉस हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पे ये है इंश्योरेंस कंपनी। इस इंश्योरेंस कंपनी ने इस रेड वाली कार का इंश्योरेंस किया हुआ था, ये जो कार थी वो इंश्योर्ड थी, ठीक है, बट इस कार का हो गया एक्सीडेंट और ये कार हो गई खत्म, मतलब एकदम बहुत डिमोलिश हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा इस पर डैमेज हुआ। तो पर ये जो कार थी ना इसका इंश्योरेंस हुआ था, ये जो कार थी रेड वाली इसका इंश्योरेंस इस कंपनी ने किया था, और ये थर्ड पार्टी जो है ना ये वाली कार, इससे इसका इंश्योरेंस हुआ। यहाँ पे थर्ड पार्टी की गलती से हमारी जो इंश्योर्ड कार थी उसका उसका लॉस हो गया। ठीक है, वो पूरी तरह से डिमोलिश हो गई। ठीक, तो सबरोगेशन क्या कहता है, सबरोगेशन ये राइट देता है, ये अधिकार देता है इस इंश्योरेंस कंपनी को
कि वो लीगली इस ब्लू वाली कार पे, ये जो थर्ड पार्टी है ब्लू वाली कार पे है, लीगली इसको परस्यू कर सके, इसे लीगल मतलब इससे रिकवरी कर सके। क्यों? क्योंकि इसने हमारी जो इंश्योर्ड कार थी इसका लॉस किया है। ठीक है, इसी को कहा जाता है सब्रोगेशन। ठीक, एक मिनट में स्क्रीन क्लियर करती हूँ। इसी को कहा जाता है, वेट वेट वेट, इसी को कहा जाता है सब्रोगेशन। और ये क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए होता है, इससे क्या होता है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये रिकवरी कर पाएगी ऑफ द अमाउंट ऑफ क्लेम पेड टू द इंश्योरेंस। इन्होंने, ये जो इंश्योरेंस कंपनी ने इस कार को क्योंकि ये कार इंश्योर्ड थी, ठीक है, और ये डैमेज हो गई पूरी तरीके से। क्यों डैमेज हुई? इस थर्ड पार्टी की वजह से डैमेज हो गई। तो ये इंश्योरेंस कंपनी इसको तो पे कर देगी। अगर 10 लाख का इंश्योरेंस था तो इंश्योरेंस कंपनी इस कार को तो पे करेगी, क्योंकि भाई पॉलिसी में था, तो इस कार को तो पे करेगी। लेकिन सब्रोगेशन के तहत इस इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट मिल जाता है कि वो लीगली परस्यू कर सकती है थर्ड पार्टी, इस कार, ब्लू कार पे लीगली परस्यू कर सकती है, ताकि जो इसने इंश्योरेंस कंपनी ने रेड कार, जो इंश्योर्ड कार थी, इसको जो पे किया है वो ये यहां से रिकवर कर सके। तो यही है प्रिंसिपल सब्रोगेशन का। देखिए मैं लिखा है, व्हेन एन इंश्योर्ड ड्राइवर कार, ये जो इंश्योर्ड ड्राइवर कार है अगर कंप्लीटली डिमोलिश हो गई थ्रू द फॉल्ट ऑफ अनदर ड्राइवर, यानी इस ड्राइवर के फॉल्ट के कारण अगर ये कार डिमोलिश हो गई, ठीक है, और ये इंश्योर्ड कार थी, डिमोलिश हो गई, तब इंश्योरेंस कैरियर यानी ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये रिम्बर्स करेगी द कवर्ड ड्राइवर अंडर द टर्म ऑफ द पॉलिसी। यानी तो ये इंश्योरेंस कंपनी इसको तो रिम्बर्स करेगी, इसको कंपनसेट करेगी, क्योंकि भाई टर्म ऑफ द पॉलिसी था तो इसे कंपनसेट करेगी। और उसके बाद, इसे कंपनसेट करने के बाद क्या करेगी? वो परस्यू कर सकती है लीगल एक्शन अगेंस्ट द ड्राइवर एट फॉल्ट। यानी ये जो ड्राइवर है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस हुआ है, उस पर लीगल एक्शन ले सकती है ताकि वो रिकवर कर ले अपने लॉस को। तो यही है सब्रोगेशन। समझ में आ गया? तो सब्रोगेशन क्या करता है? ये एक राइट देता है इंश्योरर को। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करती हूँ। सब्रोगेशन जो है वो राइट देता है इंश्योरर को, यानी इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट देता है कि अब वो स्टैंड, यानी वो खड़ी हो सकती है एट द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड, यानी इस कार की जगह। ठीक है, सब्रोगेशन ये राइट देता है इस इंश्योरेंस कंपनी को कि ये, इस इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट देती है कि इंश्योरेंस कंपनी अब इस कार की जगह ये मतलब खड़ी हो सकती है, एंड जब क्लेम सेटल हो जाए, ठीक है, उसके बाद ये इस पे लीगल केस कर सकती है, ठीक है, ताकि वो रिकवरी कर सके फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव सोर्स। ठीक, तो यही है सब्रोगेशन। अब एक बात और है कि आफ्टर द इंश्योर्ड इज कंपनसेटेड, यानी जो इंश्योर्ड है कंपनसेट जब कर दिया जाता है, जो भी इसको लॉस हुआ, जो भी डैमेज हुआ, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी का, कार का जो भी डैमेज हुआ है, जब इसे कंपनसेट कर दिया जाता है, तो उसके बाद एक खास बात होती है कि जो राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी है ना, इट इज पास टू द इंश्योरर। ये खास बात है, ध्यान रखिएगा। सपोज करिए 10 लाख का यहाँ पे फुल क्लेम था, 10 लाख का इंश्योरेंस था, ये कार पूरी तरीके से खत्म हो गई, पूरी तरह से डिमोलिश हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी इसको 10 लाख पे कर देगी, क्योंकि इंश्योरेंस था, 10 लाख पे कर देगी, ठीक है। फिर उसके बाद लीगल केस करेगी इसके अगेंस्ट, इससे रिकवरी करने की कोशिश करेगी, और इसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो एकदम डिमोलिश कार है या जो भी है, इस पे अब इस कंपनी का ओनरशिप होगा, कंपनी का राइट होगा। यही चीज है, जो भी डैमेज प्रॉपर्टी है इंश्योर्ड की, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पास टू द इंश्योरर, ये अब इंश्योरर के पास चली जाएगी। ये जो भी एकदम डिमोलिश कार है वो इसके पास आ जाएगी। और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि ऐसा ना हो कि 10 लाख में ये जो है इंश्योर्ड, ये 10 लाख से सपोज करिए इस कार को फिर से ठीक कराए, ठीक है, 10 लाख में इस कार को फिर से ठीक कराए, और उसके बाद इसको सेकंड हैंड बेच दे, डैमेज्ड कार के रूप में बेच दे, तब तो 2 लाख में बेच दे, तो ये तो 12 लाख कमा लिया ना। तो ऐसा ना हो सके, वो इस कार पे प्रॉफिट ना कमा सके, उस इस डैमेज प्रॉपर्टी को फिर से सेल ना कर सके, इसलिए क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास इस कार का राइट चला जाता है, ओनरशिप जो है वो इंश्योर्ड कंपनी के पास चली जाती है। ठीक है, तो यही है बेसिक लॉजिक सब्रोगेशन का, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ लोग, यही तो मतलब समझ आ रहा है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन ये राइट देता है इंश्योरर को, ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये राइट देता है, जिसने क्लेम पे किया है अंडर द इंश्योरेंस, उसको ये राइट देता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसपे एक से ज्यादा इंश्योरेंस है, सपोज करिए कोई मकान है या दुकान है जिसपे एक से ज्यादा इंश्योरेंस लिए गए हैं, तो ये जो इंश्योरर है, ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसके पास ये राइट होता है कि जब क्लेम पे करना हो
तो ये कॉल कर सकता है अदर लिएबल इंश्योरर को। दूसरा, अगर इस प्रॉपर्टी पे दो इंश्योरेंस लिए गए, एक ये लिया गया है, एक ये लिया गया है, तो अगर क्लेम पे करने की बात आती है, कुछ डैमेज हो जाए इस प्रॉपर्टी पे, तो क्लेम पे करने की जब बात आती है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी के पास ये राइट है कि वो अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई दूसरा इंश्योरेंस भी है तो उसको भी इनवाइट कर सकती है, कॉल कर सकती है, ताकि वो दोनों जो भी लॉसेस हैं उसको शेयर कर सके। जो भी इस प्रॉपर्टी पे जो लॉस हुआ है उसको अब पे करना है, तो अकेले केवल ये कंपनी नहीं पे करेगी, क्योंकि इस कंपनी का भी कवर लिया गया है, तो दोनों मिलके इस लॉस को कंपनसेट करेंगी। ठीक है, तो यही है कॉन्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल, जैसे अगर डबल इंश्योरेंस लिया गया है, किसी भाई ये प्रॉपर्टी है उस पर डबल इंश्योरेंस लिया गया है, तब उस केस में इंश्योरर जो है शेयर करेगा लॉस। ये जो इंश्योरर है वो लॉस को शेयर करेगा इन प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट एश्योर्ड बाय ईच ऑफ देम। दोनों ने कितना अमाउंट एश्योर किया था उस प्रपोर्शन में वो इसके लॉस को शेयर करेंगे। तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला पढ़ते हैं, अगला और आखिरी क्या है, मिटिगेशन। मिटिगेट करना मतलब क्या होता है? मिटिगेट करना मतलब होता है कम करना। मिटिगेट करना मतलब कम करना। अब सोचिए यहाँ पे क्या इंश्योरेंस के केस में क्या कम किया जा सकता है? लॉस ना। तो मिटिगेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये ड्यूटी होती है इंश्योर्ड की। ठीक है, ये जो पर्सन है, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस लिया है अपनी दुकान का, दुकान लेते हैं एग्जांपल, ये इंश्योर्ड है, इसने अपनी इंश्योरेंस लिया अपनी दुकान का, तो ये जो इंश्योर्ड है इसकी ये ड्यूटी है कि अगर इस दुकान में कोई डैमेज हो, जैसे आग लग जाए, ठीक है, इसने दुकान का भी इंश्योरेंस लिया और दुकान में रखे सामान का भी इंश्योरेंस लिया है, तो मिटिगेशन मतलब होता है कम करना। तो क्या कम करना? लॉस कम करना। तो ये जो इंश्योर्ड है इसका ये ड्यूटी है कि वो जो भी संभव स्टेप हो सकते हैं, अगर सपोज करिए आग लग जाए, इस दुकान में आग लग जाए, तो जो भी ये इंश्योर्ड कर सकता है टू मिनिमाइज द लॉस, ठीक है, टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, वो इस इंश्योर्ड को लेने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए इस दुकान में आग लग जाए, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? इसको फायर ब्रिगेड को फोन करने चाहिए, पानी डालना चाहिए, जो कुछ कर सकता है, प्लस इसमें रखा हुआ सामान जो अगर जितना बाहर निकाल सकता है ताकि डैमेज कम से कम हो, वो इसे करना चाहिए। ठीक है, तो यही है मिटिगेशन प्रिंसिपल। ठीक है, उसे मतलब कह लीजिए बुद्धि विवेक के साथ, जो इंश्योर्ड है ही मस्ट बिहेव विद ग्रेट प्रूडेंस, यानी अपने बुद्धि विवेक के साथ उसको समझदारी के साथ स्टेप लेने चाहिए, इसे केयरलेस नहीं होना चाहिए। आग लग गई है तो वो ये सोचे भाई इंश्योर्ड है, क्या टेंशन है। ये जो मिस्टर एक्स है खड़े रह के तमाशा देखे कि मेरी दुकान में आग लग गई, पर रहने दो, कोई बात नहीं, क्या करें, इंश्योरेंस तो है 10 लाख का, 10 लाख का सामान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी दे देगी। तो अगर ऐसा पाया गया कि मिस्टर एक्स ने मतलब प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, इन्होंने बुद्धि विवेक का यूज करते हुए फायर ब्रिगेड को फोन नहीं किया, इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की, सामान जो अंदर रखा है उसको बचाने की कोशिश नहीं की, तो उस केस में अगर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगा, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि क्लेम का सेटलमेंट न हो, क्लेम लॉस हो जाए, पॉलिसी वॉइड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मिटिगेशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जो इंश्योर्ड है ही मस्ट बिहेव इन अ ग्रेट प्रूडेंस, वो केयरलेस नहीं होना चाहिए, उसे समझदारी के साथ बिहेव करना चाहिए, एंड उसे रीजनेबल केयर रखना चाहिए कि इस टाइप की चीजें हो ना, अगर हैं तो लॉस कम से कम हो, मिनिमाइज द लॉस, लॉस कम से कम हो, ये कोशिश करनी चाहिए। तो यही है 7वां प्रिंसिपल इंश्योरेंस का। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो ये थे 7 प्रिंसिपल। सातों ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अलग अलग भी पूछे जाते हैं, और इन सातों को एक साथ भी लिखने को आ सकता है कि 7 प्रिंसिपल आपको लिखने हैं, तो जरूर इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस होता है, एक जर्नल इंश्योरेंस होता है। जर्नल इंश्योरेंस फॉर द मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड बाकी ये सब इंश्योरेंस है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, प्लस लाइफ इंश्योरेंस डिटेल में पढ़ना है। तो अब आने वाले लेक्चर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, और ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी है, तो आज मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। अगले लेक्चर में अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। ठीक है, और जो भी बुक आप फॉलो करने हैं वो जरूर उस बुक से भी पढ़िएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।